मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान। तो उससे पहले हम देखते हैं दिल्ली के पूरे सुल्तान्स की एक हायरार्की देख लेते हैं कि कब कौन सा सुल्तान आया, तो हमें इसे पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये रही हमारे सामने। तो देखते हैं दिल्ली के शासक, दिल्ली पे शासन करने वाले कौन कौन शासक थे आखिर। तो देखिए, हमको यहाँ पे पहला मिलता है राजपूत वंश, जिसने सबसे पहले दिल्ली पे शासन किया। ठीक है, तो इसमें से पहले हैं तोमर। तो इनका शासन कब से कब तक था? तो आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 ईस्वी तक। ओके, और तोमर राजवंश में कौन से शासक थे? तो इनका नाम है अनंगपाल सिंह, यानी अनंगपाल। इनका शासन काल था 1130 से लेकर के 1145 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं चौहान शासक। इनका टाइम पीरियड है 1165 से लेकर के 1192 ईस्वी तक। चौहान शासक में सबसे फेमस शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1175 से लेकर 1192 ईस्वी तक। और इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे गौरी के साथ, एक 1191 में जिसमें इन्होंने गौरी को हराया था, और दूसरा लड़ा था इन्होंने 1192 में, जिसमें ये खुद गौरी के हाथों हार गए थे। ओके, इसके बाद आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इनका शासनकाल है देखो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। अब तुर्की शासक में सबसे पहला कौन सा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे 1206 से लेके 1210 तक इसका शासनकाल रहा। अब हम तुर्की वंश को गुलाम वंश कहते हैं, और इन्हें हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। तो इसे हम क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी हैं रजिया सुल्तान, जो पहली महिला मुस्लिम शासिका बनेंगी ये। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 1236 से लेके 1240 तक। लेकिन इनका महिला होना ही इनके लिए सबसे घातक हो जाएगा, और ये सही से शासन नहीं कर पाएंगी, ये हम आके देखेंगे। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन। इनका टाइम पीरियड है 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक। अब देखते हैं आगे तुर्की वंश, यानी कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। अभी आपको ये क्रम भी याद रखना है कि पहले कौन सा वंश है, फिर उसके बाद, जैसे पहले गुलाम वंश है, फिर उसके बाद खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है। ऐसे आपको सारे वंश के है ना सीरीज याद रखनी कि पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। ओके, तो अब हम देखेंगे खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का पहला शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 1296 तक इसका शासनकाल है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। और हमने इसकी कितना दुस्साहसी शासक था ये हमने देखा ही है। अब आता है इसके बाद तुगलक वंश, 1320 से लेकर के 1414 तक। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 में इस तुगलक वंश की नींव रखी। 1320 1324 ईस्वी तक शासन किया इसने। इसके बाद मोहम्मद तुगलक 1324 1351 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। ओके, इसके बाद आएगा सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। खिज्र खान हैं इसके शासक। तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया है? तो इनका टाइम पीरियड है 1414 से लेकर के 1421 तक। इसके बाद आएंगे लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। ओके, इसके प्रमुख शासक थे बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक इनका शासनकाल था। किसका? लोधी वंश का। ओके, लोधी वंश में बहलोल लोधी का टाइम पीरियड ये था, और यही इस काल के प्रमुख नेता या शासक रहेंगे। ओके, अब देखिए अब आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि बढ़ते से घटते क्रम में इसको सजाइए। तो पहले मतलब सबसे लंबे पीरियड तक कौन सा शासक सबसे लंबे पीरियड तक किस शासक ने शासन किया है, या फिर जैसे कि गुलाम वंश ने शासन किया है, खिलजी वंश ने शासन किया है, या फिर तुगलक वंश ने शासन किया, राइट। तो ऐसे, तो आइए उसको देखते हैं। अब तो हम देखेंगे कि किस वंश ने कितने टाइम तक
राज किया है, शासन किया है। तो पहले हम देखते हैं तुर्की वंश को, या फिर कह सकते हैं कि गुलाम वंश को। तो इसने 84 ईयर तक शासन किया। इसके बाद हम देखते हैं खिलजी वंश को। इसने 30 वर्ष तक शासन किया। और तुगलक वंश ने शासन किया टोटल आपका 94 ईयर तक। ओके। और सैयद वंश ने शासन किया 37 ईयर तक। और फिर लोदी वंश ने शासन किया 75 ईयर तक। तो इस अकॉर्डिंग अगर निकाला जाए तो सबसे अधिक टाइम पर शासन करने वाला वंश कौन सा रहेगा? तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आएगा तुगलक वंश। तो पहले कौन सा आएगा? तुगलक वंश आएगा। उसके बाद तुगलक वंश यानी 94 ईयर। फिर उसके बाद आएगा आपका गुलाम वंश यानी 84 ईयर। तो उसके बाद आ जाएगा गुलाम वंश, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका लोदी वंश। तो कौन सा वंश आएगा? लोदी वंश आएगा। लोदी वंश के बाद आपका आएगा सैयद वंश। ओके, सैयद वंश आएगा। और सैयद वंश के बाद आपका आएगा खिलजी वंश। तो सैयद के बाद आप लोग लिख लीजिएगा खिलजी वंश। तो ये आपका क्या हो गया? एक क्रम हो गया। तो आप लोग ऐसे आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा आता है कि अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया। तो क्रम में सजाओ, मतलब अधिक से कम की ओर या फिर कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। घटते क्रम में कहीं पूछता है, कहीं बढ़ते क्रम में पूछता है। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा अपने। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को। तो देखिए, इसमें लिखा है दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना? तो यह बना 12वीं शताब्दी में। दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बना। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो किन के काल में पूछ रहा है? तोमर राजपूतों के। तो हमने क्या देखा था? अनंगपाल को देखा था कि तोमर राजपूत शासक कौन थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो उनका नाम था अनंगपाल। और उनका टाइम पीरियड क्या था? तो 1130 से लेकर के 1145। ओके। अब हमको देखने को मिलेगा कि दिल्ली पर किस किस वंश ने शासन किया है और किस किस राजवंश ने शासन किया। ओके। तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने, किसने? अजमेर के चौहानों ने, जिन्हें चहमान नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया? परास्त कर दिया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो अगर अब देखिए, क्वेश्चन से पूछता है कि दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र कब बना, तो अब आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तोमर और चौहान राजवंश के शासनकाल पे ही यह दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अगर इससे पहले हम लगाते तो ऑफकोर्स, या फिर मैं श्योर हूँ कि आप लोग किस में लगाते, कि अगर क्वेश्चन आता कि दिल्ली जो है वाणिज्यिक केंद्र कब बना, तो हम लगाते गुलाम वंश में, राइट। लेकिन अब हमको ध्यान रखना कि कब बना? तोमरों और चौहानों के शासनकाल में ही यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम यूपीएससी पूछता है इतने डीपली जा करके। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी थे। तो दिल्ली में कौन था? जैन व्यापारी थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर किस नाम के सिक्के ढलते थे? तो यहाँ पर दहलीवाल, किस नाम के? दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी क्या थे? प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब देखिए, कह रहा है कि तालिका 1 पर देखो और उन 5 वंशों की पहचान करो जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है, जो हम अभी जस्ट पढ़कर आए हैं। तो वो हम देख चुके हैं पहले ही।
जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। आइए देखते हैं, ये देखिए। तो अब आपको इन नामों को याद भी करना है साथ साथ में। तो पहला क्या है, आदिलाबाद हो गया, दूसरा क्या है, तुगलकाबाद हो गया, तीसरा क्या है, दहली एक कुन्हा है, और ये है चौथा हौज ए सुल्तानी, कुतुब मीनार, जहां पनाह, सीरी, हौज खास, और इधर क्या है, फिरोज शाह कोटला, और इधर क्या है, फिरोजाबाद। तो अब देखते हैं इसकी स्थापना किसने करी, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आदिलाबाद की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अब पढ़ते हैं हौज ए सुल्तानी। तो हौज ए सुल्तानी की स्थापना किसने की, इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने। अब हौज ए सुल्तानी को कहते क्या हैं, तो हौज ए सुल्तानी का अर्थ होता है राजाओं का जलाशय, ध्यान रखना। और तुगलकाबाद की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1321 ईस्वी में। ये कई बार छोटे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखना 1321 ईस्वी में। अब देखते हैं यहाँ पर जहां पनाह। तो जहां पनाह की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, टाइमिंग क्या था इसकी स्थापना का, तो ये था 1326 से 1327 के आसपास। कुतुब मीनार तो आप सब जानते हैं, ऐबक। अब हौज खास की स्थापना किसने की थी, तो हौज खास की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, और सीरी की भी। तो अब आपने ये सब देख लिया, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इनको सबको रटना भी है, ध्यान रखना। ये सब एग्जाम्स में आते हैं कि किसकी स्थापना किसने करी, किसकी स्थापना किसने नहीं करी है, तो ये सब आपको ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इसको इतना सिंपल कर दिया है ताकि आपको याद रहे। अब बढ़ते हैं इधर, फिरोजाबाद की स्थापना किसने करी है और फिरोज शाह कोटला की स्थापना किसने करी है, ठीक है। तो इन सभी किसने करी है, फिरोज शाह ने ही करी है, अपने ही नाम पर। किसने करी है, फिरोज शाह ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर अपने हम। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है, हम ये देखेंगे। तो देखो, इससे पहले हमको जानकारी कैसे मिल रही थी, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हमने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, उसके पहले जब हमने अशोक को पढ़ा, ठीक है, तो हमने इन सब के बारे में कहाँ पे जानकारी प्राप्त की, तो हमने शिलालेख देखे, ठीक है, सिक्के देखे, अभिलेख देखे, और पांडुलिपियां देखी, ठीक। तो लेकिन अब दिल्ली सुल्तान के आते आते या फिर दिल्ली सल्तनत जब स्थापित हुआ, तब तक कागज का अच्छा खासा आविष्कार हो चुका था, मतलब कागज का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कागज में काम चालू हो जाएगा, वो भी अच्छी मात्रा पे, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा है, हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, ओके, या फिर तवारीख। तो तवारीख क्या है, तारीख का ही बहुवचन तवारीख है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे।
तो तवारीख क्या है, फारसी लैंग्वेज है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये लोग आखिर लिखते कैसे थे, इसका क्रम क्या था। तो पांडुलिपियों को तैयार करने के चरण क्या 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 थे, हम पहले वो देखते हैं। तो पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण थे, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था, कागज तैयार करना। ओके, दूसरा क्या था, लेखन कार्य करना। तीसरा क्या था, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना। यानी कि जैसे कोई आपने अनुच्छेद लिखा है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखी है या फिर कहीं पर कोई जरूरी बात लिखी है, तो वहाँ पर क्या था कि सोने को पिघला करके उसको वहाँ पर चिपका देना, ताकि पढ़ने वाले का ध्यान सीधे उसी बात पर जाए जो जो राइटर या लेखक या कवि बताना चाह रहा है। ठीक है, और चौथा क्या था, जिल्द तैयार करना। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। तो इन्हें क्या कह रहे हैं हम, इन्हें हम कहेंगे तवारीख। क्या बोलेंगे इनको हम, तवारीख। तवारीख के लेखक सचिव, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, जो युद्ध हो रहा है उसका वर्णन भी ये करते थे, और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ठीक है, मतलब घटनाओं का वर्णन भी ये करेंगे, प्रशासन संबंधी सलाह भी देंगे कि आपके शासन में इस चीज़ को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर राजा की इच्छा हुई तो वो लागू करेगा, अगर नहीं हुई तो नहीं करेगा, एज अ एडवाइज़र। ओके, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, लेकिन ये सारे कार्य वो फ्री में नहीं करते थे। इसके लिए वे राजा से उम्मीद करते थे कि उनको कुछ उपहार मिलेगा या फिर कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है, ये पैसे के लिए ही करते थे काम ये सारे। अब देखते हैं जहां पर ये लिखा ना, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते हैं। तो अब आखिर न्याय संगत क्या है, तो मैं बता दूं आपको मेन कि न्याय संगत में बस किसान पर फोकस किया जा रहा है कि किसान, क्योंकि राजा को क्या चाहिए ये हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देख लेते हैं पहले न्याय संगत क्या है। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर, किसने, फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा है। इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा। ओके, क्या नाम है इसका, फक्र ए मुदब्बिर। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल सही बात है। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी कि ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये महीन आप डॉट्स रख लो और ये तभी जुड़ेंगे, तभी एक लाइन बनेगी जब आप इनको क्या करोगे, जोड़ दोगे। राइट, तो बस राजा हो, सैनिक हो, या फिर मजदूर हो, या फिर किसान हो, ये सब एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं। इसी तरह आज भी हम एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बातें दी हुई हैं यहाँ तवारीख के बारे में। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे। ठीक है, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। किस लिए, इनाम मिले, इकराम मिले, पाने की आशा में रखते थे। इकराम मतलब कि जमीन का इकरार, मतलब मान लो इनाम तो हो गया कि पैसा मिल गया, आभूषण मिल गए, ये तो आपको इनाम हो गया। ठीक है, लेकिन इकराम क्या होता है कि आपको इतने बीघा जमीन आपको दे दी गई, ये होता है इकराम। ओके, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। कैसे समाज, आदर्श व्यवस्था समाज। अब इनके नज़र में आदर्श व्यवस्था समाज क्या है ये हम आगे देखते हैं। वैसे इनका मानना था पुरुषवादी समाज ही इनकी आदर्श व्यवस्था है, और राजा को खुश करने के लिए अक्सर ये ऐसी बातें करते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार, यानी कि आप किसी एक विशेष कुल में पैदा हो गए हैं तो आपका राजा बनना आपका अधिकार है।
लिंग भेद यानी कि आप पुरुष हैं तो आप ही राजा बनेंगे, कोई स्त्री नहीं बन सकती है। यानी दो भाई और बहन हैं तो भाई ही राजा बनेगा, बहन नहीं, ऐसा हम अभी देखेंगे रजिया की कहानी में, ठीक है। लेकिन इन सारी बातों से सारे लोग जो हैं सहमत नहीं होते थे। अब हम देखते हैं सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार, इनका क्या नाम है, मिन्हाज ए सिराज, इनका क्या नाम है, मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है कि जो रजिया है वह अपने सभी भाइयों से क्या है, योग्य है, सक्षम है, लायकवर है और एक बेहतरीन नेता की तरह नेता बन सकती है या फिर बनी है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि मिन्हाज ए सिराज ये कहता है कि वह अपने यानी कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है, सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। यानी कि जो उसके दरबारी थे वो उनकी ये मंशा थी कि ठीक है तुम रानी बन गई हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम वो करो जो हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पुरुष हैं। तो ऐसी ही कुंठित मानसिक बुद्धि का शिकार हो गई कौन? रजिया सुल्तान, जो कुछ समय तक ही शासन कर पाई। सन 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया और उनको क्या कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। यानी कि वो कुल मिला के 4 साल ही शासन कर पाई। तो देखिए इससे 2 फैक्ट हमको समझ में आते हैं। रजिया पहली मुस्लिम शासिका है, दूसरी सुल्तान इल्तुतमिश की क्या है, बेटी है। इनका टाइम पीरियड क्या है, तो 1236 से 1240 तक इन्होंने एक शासन किया है। और तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं जन्म सिद्ध अधिकार आखिर क्या थे। तो वही बात है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में क्या होता है, मिल जाता है। देखिए मैं आपको है ना एनसीईआरटी की कोई लाइन क्यों नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा तो ऐसे सकती हूँ कि हाँ इस कहानी का सारांश ये है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग वैसे भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो पढ़ते नहीं होंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या होता है ना, शब्द मिलते हैं अच्छे हमको, है ना, और वो शब्द हमारे आगे बहुत काम आएंगे। तो इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और एक्सप्लेन तो मैं कर ही दे रही हूँ। अब देखते हैं लिंग भेद क्या है। तो स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये क्या है, लिंग भेद है। अब देखते हैं रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार क्या हैं। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, अब यहाँ पर आदर्श समाज व्यवस्था, फिर वही लिंग भेद वाली बात है कि आदर्श समाज व्यवस्था का मतलब क्या है कि पुरुषवादी समाज, पुरुष सत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज, ओके, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये इनका मानना था, किसका, मिन्हाज ए सिराज का। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। तो जो यहाँ पर रजिया शासन कर रही हैं वो इस व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है। इसीलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, यानी कि वो इतनी काबिल है, तब भी उसका जो ब्यौरा है वो मर्दों की सूची में नहीं आता, मतलब वो मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है। इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ है, वो ये जानना चाह रहा है कि भगवान आपने इतना कुछ उसको दे दिया है, लेकिन जो ये आदर्श समाज है हमारा, ये उसको एक क्वीन बनने की परमिशन नहीं देता है। तो इतनी सारी खूबियों के होते हुए भी कोई मतलब नहीं है उसका, राइट। तो ये क्या है, इसका सवाल है कि खुदा की
रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ है। तो क्या हासिल हुआ है? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 4 साल उन्होंने शासन किया, उसके बाद उनको मार दिया गया। ये है औरतों के प्रति जब आज हम देख रहे हैं कि हमें समानता नहीं मिली है उस अकॉर्डिंग, तो सोचिए तब के क्या हाल रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर सामने वाले पे ना काबिलियत हो तो आपको शासन करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उसने छाती ठोक के बोला कि मैं एक लड़की हूं और मैं एक शासिका हूं, ठीक है, और मैं इल्तुतमिश की बेटी हूं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक दूसरी शासिका को, जो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय पर काकतीय वंश की, ठीक है। तो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। किस वंश का? काकतीय वंश का राज था। उस समय की रानी रुद्रमा देवी, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका? रुद्रमा देवी, जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1262 ईस्वी से लेके 1289 ईस्वी के बीच में, ठीक है। तो रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार क्या है? बिल्कुल अलग है, यानी कि बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने क्या किया है? अपने आप को पुरुषों जैसा दिखाया है। उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि मैं क्या हूँ? पुरुष हूँ, क्योंकि उस टाइम पर इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन यहीं पर रजिया ने क्या कहा है कि नहीं, मैं क्या हूँ? मैं महिला हूँ, लेकिन मैं शासिका हूँ, भले 4 साल के लिए ही सही, लेकिन मैं हूँ। और यहाँ पर रुद्रमा देवी ने क्या किया है? रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार क्या है? बिल्कुल अलग है, विपरीत है। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और वो वास्तव में क्या थी? एक महिला शासिका थी। अब हम देखते हैं दूसरी महिला के बारे में, जो हमारे सामने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कश्मीर की रानी दिद्दा, जिनका टाइम क्या था? 980 से लेकर के 1003 ईस्वी तक, ठीक है। उनका नाम क्या था? दीदी, यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि यह नाम उनकी अपनी प्रिय प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को दिया होगा। तो देखते हैं, निकला है, जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अब देखो, जो रानी दिद्दा हैं, उन्होंने इतने लंबे पीरियड तक शासन किया, वो भी कहाँ? कश्मीर जैसे शहर पर, मतलब कश्मीर जैसे स्थान पर। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने अरब से इतने आक्रमण हो रहे थे कि उन सब को मैनेज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम पर अपनी प्रजा से इतना प्यार पाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी। लेकिन फिर भी रानी दिद्दा ने वो सब कर दिखाया। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ शहर देख रहे हैं, कुछ स्थान देख रहे हैं। तो देखिए, पहला क्या है? बनारस है। दूसरा क्या है? लखनौती है। तीसरा अवध, बदायूं, ग्वालियर, रणथंभौर, कोल, मंदूर, अजमेर, कालसी, सांभामानक, दिल्ली, बारन, बारवाला, हांसी, सुरसूती, सुनाम, कोहराम, तबर हिंद, मुल्तान, उच्च, लाहौर, नंदाना, काजकोट, देवल, ठीक है। अब आप ये जब जो सब देख रहे हैं, बताइए ये क्या है? आपके सामने जो इतने सारे नगर दिख रहे हैं, वे क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब क्या है? दिल्ली के अधीन राज्य हैं। क्या हैं? ये सब दिल्ली सल्तनत के अधीन राज्य हैं। इसीलिए दिल्ली पे शासन करने के लिए सभी का क्या था? एक सपना था। और दिल्ली हमेशा से व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र बनी रहेगी। हम देखेंगे कि जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब भी हम देखेंगे कि दिल्ली क्या रहेगी? हमारी व्यापारिक केंद्र। तब भी हमारा दिल्ली ही रहेगा। और आज भी हम देखते हैं दिल्ली का महत्व कितना है। तो जो इतना ये सारा एरिया है, तो ये किसके द्वारा जीता हुआ? शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर हैं। ये ध्यान रखिएगा।
तो पहले हम देखेंगे भीतरी प्रदेश आखिर क्या है। तो भीतरी प्रदेश है किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, वो क्या है, भीतरी प्रदेश है। दूसरा देखते हैं गैरिसन शहर क्या है। तो गैरिसन शहर किलेबंद बचाव जहां सैनिक रहते हैं उसे हम कहते हैं गैरिसन शहर। अब पढ़ते हैं। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, ध्यान रखना। और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था, ध्यान रखना। यानी कि इस पर उनका शासन बहुत ही कम था या फिर ना के बराबर था भीतरी प्रदेशों पर। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बंगाल युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी, बंगाल में जो युद्ध होते थे उससे और खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र, जो छोटे मोटे सूत्र थे, वो क्या थे, टूट जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही, यानी कि जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिला तो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। चाहे वे, एक तो पहले अफगानिस्तान वाले हो गए, वो हमेशा आक्रमण करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, बस ना बन रही हो और उसे पता हो कि ये शासक जो है अभी ये कमज़ोर है, तो जाकर किसी सेकंड पार्टी से मिल जाएगा और वो उससे बोलेगा कि ये अभी कमज़ोर, तुम इस पर आक्रमण कर सकते हो। या फिर वो खुद अगर सक्षम है तो वो खुद ही उस पर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा, ठीक है। तो इन सारी चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को क्या किया था, बचाए हुए थी। इसका संस्थापन यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन बलबन ने की, बलबन के शासनकाल में हुआ। और इसका जो विस्तार था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और विस्तार कब हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में। ये एकदम क्रम से दिया हुआ, क्योंकि पहले बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक, तो इन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। क्या था, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए आखिर क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। तो यानी जंगलों की कटाई आज की प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा की प्रॉब्लम थी। तब भी जंगल कट रहे थे, आज भी जंगल कट रहे हैं। और शिकारी, संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। मतलब जो वहां पर उस टाइम पे निवास कर रहे थे उनको वहां से क्या किया गया, भगा दिया गया, हटा दिया गया। अब वह जमीन किसको दी जाएगी, तो वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और अन्य शहर बनाए या फिर बसाए गए। तो देखिए यहाँ पर एक जंगल काटने के बाद क्या क्या कार्य हुए, यानी कि किसानों को दिया गया किस कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए, उसमें प्रोत्साहन मिला। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा हो गई, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति हुई और गैरिसन शहर यानी कि अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बसाए गए। अब देखते हैं दूसरा विस्तार किसका था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। ये तो आंतरिक हो गया, अब बाहरी सीमा का देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसने बहुत अच्छी शासन व्यवस्था लागू की थी, अभी अब हम पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके
किसको? दक्षिण भारत को उन्होंने टारगेट किया, लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। किसके टाइम पे? मोहम्मद तुगलक के समय पे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया तो कौन जाके रुका? मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से लेते लेते मोहम्मद तुगलक तक ये कार्य कंटिन्यू चलता रहा। तो अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने सारे यानी कि कहाँ कहाँ पर उसने अभियान किए थे। तो देखो ये रहा दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली से इसने 1302 या 1303 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया? तो वारंगल पे आक्रमण किया, ठीक है। फिर 1301 में ही दिल्ली से इसने कहाँ किया? रणथंभौर पर किया। 1303 ईस्वी में इसने दोबारा कहाँ किया? चित्तौड़ में किया। फिर इसने कहाँ किया? गुजरात में किया। बहुत ही दुस्साहसी आदमी था ये। उसके बाद इसने कहाँ किया? मांडू में किया। फिर अब देखिए ये है देवगिरी। देवगिरी से इसने कहाँ किया? तो देवगिरी से इसने फिर वारंगल में किया, होयसल में किया। फिर ये यहाँ से द्वार समुद्र से यहाँ पे इसने कहाँ किया? तो तंजावुर में किया। तो यानी कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में इसने क्या किया? अपने अंडर इसने ले लिया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जैसे ही यहाँ से मुड़ते थे तो यहाँ के शासक क्या थे? खुद को स्वतंत्र कर लेते थे और यहाँ इनके शासन से आज़ाद हो जाते थे, क्योंकि ये बहुत टाइम तक दक्षिण भारत में नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। हम ये बात आगे देखेंगे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं क्या की? अपने कब्जे में कर ली। ये किसके टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किस पर नियंत्रण कर रहा है वो? तो बाहरी सीमा दक्षिण भारत यानी कि। तो इसने क्या किया? हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं क्या किया? इसने अपने नियंत्रण में कर लिया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, यानी कि अपेक्षाकृत तो मतलब थोड़ी बहुत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद यानी कि मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। देखिए यहाँ पर हम एक व्यवस्था देख रहे हैं कि इसके सूबेदार जो थे, ठीक है, और जो प्रशासक थे, मुकदमों के रूप में फैसले सुनाए जाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, यह देखने योग्य बात है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो इनका प्रशासन कितना योग्य था, ये सब देखने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये मस्जिद है, इसका नाम है कुव्वत अल इस्लाम। क्या नाम है इसका? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। तो मस्जिद ये अरबी का शब्द है। मस्जिद क्या शब्द है? तो मस्जिद है अरबी का शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करना, यानी आपने फिल्मी गानों में बहुत सुना होगा सजदा करना, राइट। सजदा वर्ड आपने कई बार सुना होगा। सजदा यानी कि घुटने और माथा टेक कर करते हैं। सजदा यानी बैठ कर, घुटना टेक कर, माथा टेक कर भगवान को यानी कि अल्लाह को प्रणाम करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं। उसे जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी कहते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं, ठीक है। तो मतलब यानी कि जितने भी लोग वहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उन सब में जो भी सबसे अधिक विद्वान होगा उसे क्या बोलेंगे? इमाम बोलेंगे, यानी कि नेता बोलेंगे। नेता के रूप में चुना जाता है, यानी इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा, यानी कि मुसलमानी ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो नमाज पढ़ते हैं उसमें जो भी धर्मोपदेश हैं उनके, तो उसे क्या बोलते हैं? खुतबा कहते हैं। तो धर्मोपदेश देना यानी कि खुतबा भी देता है। कब? शुक्रवार के दिन।
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। जब नमाज करते हैं मुसलमान तो किधर मुंह करते हैं? मक्का की ओर करते हैं। भारत में मक्का दक्षिण की ओर पड़ता है, तो भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। सॉरी, भारत में मक्का कहाँ पड़ेगा? पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मक्का की जो ओर दिशा है उसे क्या बोलते हैं? किबला कहते हैं। ठीक है। और घुटने टेक कर बैठना यानी कि प्रार्थना करना उसे क्या बोलते हैं? सजदा कहते हैं। नेता को क्या बोलते हैं? इमाम बोलते हैं। धर्मोपदेश देने को क्या बोलते हैं? खुतबा बोलते हैं। तो ये 3-4 वर्ड हैं, आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब देखते हैं 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यानी ये पूरी कौन सी मस्जिद है? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना कहा गया है। क्या बोला गया है? इस जगह को दहली ए कुहना बोला गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। किसने विस्तार किया? तो इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का क्या किया है? और विस्तार किया है। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। तो यानी इसको 3 शासकों ने बनवाया है। किसने किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। तो ये अक्सर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ये मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कितने शासकों द्वारा निर्माणित की गई है या बनवाई गई है? तो कभी 1 देता है, 2 देता है, 3 और फिर पूछता है बताओ कौन सा सही है? 1 2 3 तीनों, या फिर 1 2 या फिर 1 या फिर 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। क्या नाम है इनके? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह, तो जहां पनाह हमने ऊपर पढ़ा था किसकी राजधानी है? मोहम्मद तुगलक की है। विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? जहां पनाह। ओके, तो ध्यान रहे किसने बनवाया है इसको? तो मोहम्मद तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीपों के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को क्या मिलता है? बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़ी होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। ठीक है, कि हम सब एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। इसलिए क्या था कि इसको इस तरह मस्जिदों को बनवा के अपने धर्म को प्रदर्शित करना जरूरी था, क्योंकि सारे मुसलमान आकर के मिलें इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये मस्जिद दिखाई गई है, तो ये कहाँ की? ये मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। तो ये मोठ की मस्जिद किसने बनवाई है? तो सिकंदर लोदी के मंत्री ने। अब देखिए ये है जमाली कमाली की मस्जिद, जो कि 1520 के दशक में 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनवाई गई थी, ये वाली। अब जो हम आगे टॉपिक छोड़ के आए थे कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सुविधाओं तथा प्रशासनों की जरूरत थी। समेकन यानी कि इसके देख रेख के लिए, इसके रख रखाव के लिए, इसके सैनिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, इसका अर्थ है समेकन।
समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष, ध्यान रखिएगा, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों, किसका, गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। तो गुलामों को क्या बोलते हैं, बदंगा बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा बदंगा शब्द कहाँ से आया। तो बदंगा शब्द फारसी भाषा का शब्द है और ये किसके लिए उपयोग हुआ है, तो यह गुलामों के लिए उपयोग हुआ है। और वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि गुलाम जिसको वो खरीद करके लाए हैं उनका कोई नहीं है। तो जितने गुलाम विश्वसनीय है राजा के लिए, उतना ही राजा भी विश्वास कर सकता है अपने गुलाम पर। और बहुत किस्मत से, उनका ऐसा भी मानना था कि बहुत किस्मत से ऐसा व्यक्ति मिलता है जिस पे आप विश्वास कर सको। लेकिन ऐसे गुलाम क्या थे कि सिर्फ राजा के लिए ही भरोसेमंद होते थे, काबिल होते थे, लेकिन उनके राजकुमारों के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि वे क्या करते थे कि वो भी अपने लिए अलग से गुलामों की व्यवस्था करते थे या फिर अलग से अपने शासन में अलग से शासन व्यवस्था कायम करते थे। इसलिए जो ये गुलाम होंगे, मतलब जो राजा के गुलाम होंगे, वे क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे, या फिर विद्रोह इन द सेंस कि ये ताकतवर हो जाएंगे तो ये खुद ही उस पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। इसीलिए हमने पीछे देखा है कि गुलाम ही एक टाइम पे आकर के सम्राट बन जाता है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो इन गुलामों को क्या कहते हैं, बदंगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किस लिए, सैनिक सेवा के लिए। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से क्या करते थे, प्रशिक्षित किया जाता था। किस कार्य के लिए, राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए, भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। देखा, वही बात सामने आ गई, क्योंकि अगर आपको कोई खरीद करके लाया है तो अब आप किसको जानते हो, जो आपको खरीद के लाया है बस वही आपका मालिक हुआ ना। तो अगर आप उसके लिए विश्वसनीय होगे तभी आपके लिए वो विश्वसनीय होगा। इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, क्या, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। ऐसा कौन मानता था, सुल्तान मानते थे कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है उसकी हमें क्या करना, देखभाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी किस्मत अच्छी है तभी हमको कोई अच्छा व्यक्ति मिल रहा है जो योग्य है और उस काबिल है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खिलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको जस्ट अभी भी बताया कि बदंगा क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बदंगा क्या है। ये आपकी ड्यूटी है मुझे बताना कि बदंगा क्या है, तो मैं जानूं कि आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने बदंगा यानी कि गुलाम वंशों का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही आश्रित और निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पद पर बिठाते रहे। यानी इस्तेमाल करना इन द सेंस कि उनको भी अच्छे पदों पर बिठाना या फिर उन पर ट्रस्ट करना। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लग गई थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। अब देखिए, इसी का जवाब है कि आखिर वे जो गुलाम हैं या फिर जो निम्न वर्ग के लोग थे वो सिर्फ अपने राजा के प्रति ही क्यों वफादार थे और उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार क्यों नहीं थे। तो इसका आंसर ये है कि जो नए सुल्तान होते थे
जो नए उत्तराधिकारी होते थे उनके अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि कोई शासक इस ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, अब इसको हटा करके किसी और को बिठा दिया जाएगा तो ऑफकोर्स है ना कि इसको बुरा लगेगा, अभी इन दोनों की क्या होगी, टकराहट होगी, राइट। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की क्या की है, आलोचना भी की है। अब हम देखेंगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल कौन था? कलाल यानी कि जो शराब बनाने और बेचने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या बोलते हैं, कलाल बोलते हैं। फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर, कैसे पदों पर, ऊंचे और प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार, इनका नाम याद रखिएगा, तो इनका नाम क्या है, जियाउद्दीन बर्नी। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। किसके राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता को बताया है उसने? तो मोहम्मद तुगलक को। तो ये आपका एक पीटी का फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया था। इन्हें क्या कहते थे? हम इक्ता कहते थे। इक्ता यानी कि कोई भी अलग अलग क्षेत्र है, मान लो ये अलग अलग क्षेत्र है, यहाँ हर जगह इन क्षेत्रों को क्या बोलेंगे? इक्ता बोलेंगे, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे? इन क्षेत्रों को इक्ता बोलेंगे। और इन्हें संभालने वाले को इक्तादार बोलते थे। यानी कि अब जो इस पूरे क्षेत्र की देखरेख करेगा वो क्या कहलाएगा? इक्तादार कहलाएगा या फिर मुफ्ती कहलाएगा। ओके, तो क्या था? ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाला अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। तो मुफ्ती के कार्य दिए हुए यहाँ पर, उसे क्या कार्य थे कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था, यानी कि अपने इक्तों में, इन इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। यानी मुफ्तियों का काम था कि उनको क्या नहीं मिलेगा, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, वो क्या करेंगे? राजस्व की वसूली किया करते थे और उसी राजस्व वसूली से वो अपने सैनिकों को पेमेंट देते थे। तो राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इस पूरे क्षेत्र को कहा गया है इक्ता, ठीक है। अब इस पूरे इलाके का जो रख रखाव करेगा वो कहलाएगा इक्तेदार या फिर मुफ्ती, ठीक है। अब इस मुफ्ती के कार्य क्या क्या हैं कि ये यहाँ पर सैनिक रखेगा, क्या करेगा? सैनिक रखेगा।
राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रोवाइड कराएगा। राजा के अकॉर्डिंग तय किए गए नियमों के अनुसार ही ये क्या लेगा यहाँ से, तो ये यहाँ से कर वसूल करेगा। अब ये कैसी कर वसूलेगा, कैसा राजस्व वसूलेगा, जिस अकॉर्डिंग राजा ने क्या किया होगा, राजा ने तय किया होगा। तय की गई नियम के अनुसार ही ये क्या करेगा, राजस्व को वसूलेगा। तय किए गए नियमों के अनुसार ही ये अपनी सैनिकों को पेमेंट देगा। तय किए गए नियमों के अनुसार ही ये कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। और इन सब के देख रेख के लिए, इन सब की देखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, जिसे क्या बोलते थे, लेखाकार। ठीक है, यानी कि लेखा अधिकारी। ऐसे ही इक्तादारों की देख रेख के लिए एक लेखा अधिकारी होता था, जो मतलब यह तय करता था कि यहाँ पर कार्य सही से चल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी चूक उसे मिलती थी तो उसके लिए इक्तेदार को पनिशमेंट भी मिलती थी, यानी कि सज़ा भी मिलती थी। तो इतने सारे कड़े नियमों के साथ ही यहाँ पर हर एक व्यवस्था चालू थी। तो इक्ता प्रथा इस टाइम पर बहुत सही प्रथा चल रही थी। इक्ता प्रथा नहीं, व्यवस्था होगी, सॉरी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, यानी कि अब वो जब दक्षिण भारत की बात हो रही है कि जब यहाँ भी वो आ गए तो यहाँ के भूमि स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ कि सब कुछ उल्टा हो गया। भू राजस्व का जो काम था, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का जो कार्य था, उसमें क्या हुआ कि राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। यानी कि अब राज्य देखरेख करेगा उस चीज़ की। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि इक्ता प्रथा में इक्तेदार वहाँ के लोगों पर कर लगाता था, अब ऐसा नहीं था। तो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। ऐसा किसी कारण पे है तो अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान के प्रशासकों ने जमींदार की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लग गए। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जमीन किसी के पास भी हो लेकिन सबको उसका राजस्व देना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी क्या करने लग गए। उस समय कितने प्रकार के कर थे, तो 3 तरह के कर थे। पहला, जो बहुत बार यूपीएससी में ही पूछा गया कि खराज कैसा कर है, तो खराज कैसा कर है, खराज है कृषि पर लगने वाला कर। ठीक है, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तो देखिए ये पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद भी करिए। खराज कैसा कर है, तो कृषि पर लगने वाला कर है और इसमें कितना लेते थे, किसान की उपज का 50%, यानी कि आधा, जस्ट आधा किसान के पास रहेगा और आधा ले जाया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था, मवेशियों पर लगने वाला कर, और तीसरा क्या था, घरों पर लगने वाला कर। यह याद रखना जरूरी है कि इन उपमहाद्वीपों का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत, देखिए दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही उधर के जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। हम देखेंगे बाद हमने क्या पढ़ा, हाँ, विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यानी बैठने मतलब वहाँ पर घुसने में या फिर उनमें
नियंत्रण हासिल करने में सुल्तान की सेनाएं जो थी सक्षम नहीं थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती करके उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार तो कर लिया, लेकिन पर वह अधिकार कुछ ही समय के लिए हो पाता था। जैसा कि हमने पढ़ा कि वे तुरंत क्या होते थे, स्वतंत्र हो जाया करते थे। ठीक, अब देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदियां कैसी थी। तो देखिए, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। ध्यान रखना, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, अब देखते हैं, चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो बांस होता है वो ठोस होता है, बहुत पोला नहीं होता है, क्योंकि बांस भी कई तरह के होते हैं। एक पोला बांस होता है, एक ठोस बांस होता है। पोला बांस मतलब कि बीच में उसके ऐसे होल टाइप में होता है, ठीक है, उसे पोला बांस कहते हैं। और ठोस बांस में मतलब उसमें होल नहीं होता है। ठीक, ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि बांस बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं और यहाँ अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात जो बारिश का पानी होता था वो उसको ही एकत्र करते थे। इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हरा जाना मुश्किल होता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थीं। तो यानी कि अगर इनसे आपको लड़ाई करनी है, इनके क्षेत्र को आपको हासिल करना है, तो आपको एक प्रबल सेना चाहिए जो बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और इनके क्षेत्र को जीत तो लिया, लेकिन जैसे ये पीछे मुड़ेंगे ये फिर से अपने आप को क्या करेंगे, स्वतंत्र कर लेते थे। ठीक है, अब देखते हैं, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सुल्तान को उनका धावा झेलना पड़ गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अब देखिए, हम हर बार दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन ऐसे लोगों के ही नाम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि शासक तो बहुत सारे थे, लेकिन हम उनके नाम ही पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिन्होंने कुछ अच्छा किया, जिन्होंने कुछ अलग किया, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स काम किया। ठीक है, इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रखनी पड़ी। यानी कि अब इनके आक्रमणों से मजबूर होकर ये क्या करेंगे कि अपना जो किला है उसको प्रबंधन अच्छे से करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, अपनी जो सेना है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या, कैसे मजबूर को दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी कर दी, और लेकिन इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती का काम था। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया और कौन फेल हुआ और कौन पास हुआ। पहले हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, पहला 1299 से 1299 और 1300 में पहला हमला, और दूसरा 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। तो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि एक विशाल सेना को खड़ा कर दिया उसके जस्ट सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। हमने जाना कि गैरिसन किसे कहते हैं। ठीक है,
सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। यानी कि अब जैसे गैरसैंण शहर में वो चले तो गए, लेकिन अब उनका पेट कैसे भरेगा, तो उसने क्या किया, गंगा यमुना के जो बीच की जो भूमि थी उससे उसने कर इकट्ठा किया। ठीक है, कर के रूप में पूरी खेती का मतलब वहाँ की जो भी वहाँ पर पैदा हुआ उसको इकट्ठा कर लिया और इस तरह से उसको हल किया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। यानी कि अब किसान कितना देंगे, 50% देंगे, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। ठीक है, सैनिक, अब उसने क्या किया, पहले क्या था, सैनिक को वेतन वो नहीं दे देता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सैनिक को वेतन देना उसने चालू कर दिया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। यानी कि अब इक्ता नहीं, अब नगद वेतन मिलेगा। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। अब जो भी उनको सामान की जरूरत होगी वो किससे लेंगे, व्यापारियों से लेंगे। अब इसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि नियम लगा दिया, तो व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। सबसे बेस्ट उसकी नीति थी ये। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। उसके लिए उसने क्या तैनात किया, अफसर तैनात किए। भाई देखो कि ये लोग क्या है, कीमतें न बढ़ाने पाए, तो अफसर बड़ी सावधानी से क्या करते, सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता, ध्यान रखिएगा, इतिहासकारों ने किसी तारीफ की है तो कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक क्या किया, सामना किया है। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की नीति। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखते हैं मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में। अब दोनों को देखिए, कंपेयर करने के भी क्वेश्चन आते हैं कि दोनों, अगर आप मेंस लिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएंगे। राजनीतिक मतलब उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये ऐसे सारे आपको फैक्ट्स मतलब लिखने चाहिए। तो ये सारे आपको ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हो गया। यानी कि स्टार्टिंग में ही हमला हो गया। मंगोल सेना परास्त हो गई। यानी कि उसने क्या किया, मंगोल सेना को परास्त कर दिया। यानी कि मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। ये क्या करना चाह रहा है कि ट्रांसऑक्सियाना पर अब ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसर शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहना हमने देखा था ऊपर। तो उसने क्या किया, गैरिसर शहर नहीं बनाए, उसने उसके स्थान पर क्या किया कि सबसे पुराने शहर, 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहना को निवासियों से खाली करवा दिया। मतलब जो वहाँ पे व्यक्ति रहते थे, वहाँ के लोग जो थे उनसे खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। और वहाँ पे क्या कर दिया गया, सैनिकों की छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। मतलब वहीं से क्या हुआ, खाद्यान्न को इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। अब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने क्या किया कि कर लगा दिया, एक्स्ट्रा कर लगा दिया। और इसी दौरान क्या हो गया, उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था सक्षम हो जाती, देखिए मतलब सक्षम से सफल हो जाती। मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये नीति थी ये कहीं ना कहीं सफल हो जाती, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधक क्या हो गया कि इस जगह पर क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। ठीक है, अब जब अकाल पड़ गया तो
तो आप ये देखो कि कर देना तो बहुत दूर की बात थी, कि मतलब जो कर उन पर ऑलरेडी लगा हुआ था वो ही वो दे पाएँ, वो ही वो भर पाएँ, इतना ही काफ़ी था। ऊपर से उन पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा कर भी लगा दिया गया। तो इससे जनता क्या हो जाएगी, बौखला जाएगी। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, ठीक है, लेकिन अब उसकी एक और गलती, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब ये मुद्रा थी कैसी, ये सिक्के जो थे धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के भी बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने ही चतुराई का काम करना चालू कर दिया, कि उसने ये सोचा कि मतलब एक नॉर्मल सा टोकन चलाया जाए, जिससे क्या होगा कि सोना चांदी की जो सेफ्टी हो जाएगी एक तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि जैसा उसने सिक्का चलाया था, तो लोगों ने क्या किया, नकली, जैसे आज चलती ना नकली नोटें, उसी तरह ही लोगों ने जैसा उसने टोकन चलाया वैसा ही लोगों ने क्या किया कि वैसी ही मुद्राएं लोगों ने अपने घर पे बनाना चालू कर दी। तो इससे क्या हो गई, उसकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई, है ना। अब देखिए, अगर जिस तरह से मोहम्मद तुगलक ने व्यवस्था बनाई थी, यानी कि जिस तरह उसने नीतियों को लागू करा था, उसकी नीतियां तो सही थी लेकिन समय खराब था। हम ये कह सकते हैं कि नीतियां सही थी लेकिन लागू करने का समय खराब था। और दूसरी बात कि उसको सही से उसको अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर सख्त होकर के ये, जैसे यहाँ पर जो देखिए कि ये धातु के सिक्के ना बनाकर चांदी सोने के सिक्के होते तो शायद जनता के पास कम पहुंच होती वहां तक पहुंचने की, है ना। लेकिन धातु का सिक्का, जनता के पास धातु भरी पड़ी थी, उसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा उसने खुद से बनाया और उसने मार्केट में सामान लेना चालू कर दिया, मतलब अपना यूज करने लग गई, है ना। तो उसको यहाँ लॉस हो गया। और दूसरा उसको लॉस क्या हुआ कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, सेकेंड लॉस उसको यहाँ पर हो गया। तो अब देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उनका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ गई। तो उसका ये फैसला सबसे खराब साबित हुआ। टोकन मुद्रा उसको वापस लेना पड़ गया। लोगों ने फ्रॉड कर दिया उसके साथ, है ना, कि वहाँ की जनता ने क्या किया, ओवर स्मार्टनेस उस जनता पे आ गई और उन्होंने खुद के ही पैसे छापना चालू कर दिया। तो अब देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसकी शासन व्यवस्था सबसे अच्छी थी। तो अलाउद्दीन की ने जो प्रशासनिक कदम उठाए वो सबसे बेहतर कदम थे, और वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम क्या हुआ, फेल हो गया था। तो ये दोनों की आप कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी सही बात लिखी है कि इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। ऐसी बेसिक सी चीज़ें, आपको ऐसी समझदारी भरी बातें ना एनसीईआरटी के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए एनसीईआरटी हमको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। ऐसा ये पहला शासक है जिसने मंगोलों के इलाके को फतेह करने की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन, जिसका हम अभी वर्णन कर रहे थे, जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, यानी कि सिर्फ स्वयं की सुरक्षा पर था कि मैं सेफ हो जाऊं, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए
कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा साहस का कार्य था। अब देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूर्व दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए नए शासक समूह भी उभरे थे। कैसे? अफगान और राजपूत। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ईस्वी तक ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था। किसने? शेर शाह सूर ने। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि जिसका शासनकाल कब से कब तक, एक बार 1530 से 1540 ईस्वी तक, फिर दोबारा 1555 से 1556 ईस्वी तक को चुनौती दी और परास्त किया। किसको? हुमायूं को। 2 बार उसने क्या किया? परास्त किया। 1530 में 1530 से 1540 तक उसने घेर रखा उसको, फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक उसने घेर रखा। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल था 1556 से 1605 में, जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी कि अकबर ने अपने शासन व्यवस्था किसकी तरह की थी? तो शेर शाह सूर्य की तरह उसने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। आज की क्लास यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।